नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटल 101 शिफ्ट जो हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आंसर आपका आ जाना चाहिए सी ऑप्शन। कितना आ जाना चाहिए? सी ऑप्शन आ जाना चाहिए 90। कैसे आता है 90? चलो क्वेश्चन को करते हैं कैसे आया। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप एक चीज ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन को पहले आपको खुद से सोल्व करना है, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना है। ये हर क्वेश्चन के साथ करना है और आगे आने वाली सभी क्लासों के अंदर करना है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 20% को, जब 20% को किस में जोड़ा जाए, 90 के अंदर जोड़ा जाता है, तो हमें कोई एक नंबर प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या कितने प्रतिशत होती है? कोई भी संख्या खुद के अंदर 100% होती है, चाहे से वो एक हो। अगर आप बोले एक है, कोई संख्या की वैल्यू एक है तो कितनी प्रतिशत है? वो 100% है। कोई संख्या की वैल्यू 100 है तो कितनी प्रतिशत है? 100% है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है? 100% होती है। तो उस संख्या का 20% तो यहां दे रखा है। बचा कितने पास, कितना अपने पास? 80%। और 80% की वैल्यू क्या दे रखी है? 90 दे रखी है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसी संख्या का 80% पूछा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या अब हम आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ? अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, वो आपको बताना है। और ये समय सेकंडों में होना चाहिए। तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ चीजें सीख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, अपने पास तीन चीजें होती है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। जिसमें जो डिस्टेंस है उसका मान सबसे ज्यादा होता है, तो हम डिस्टेंस को पकड़ते हैं। जब भी आपको पूछा जाए डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालो? तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। ठीक है। जब आपको ये पता चल गया कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है और आपसे पूछा जाए कि स्पीड निकालनी है, तो क्या करोगे आप? डिस्टेंस के अंदर टाइम का भाग दो दोगे। क्या कर दोगे? डिस्टेंस के अंदर टाइम का भाग दे दोगे। ठीक है। स्पीड भी निकल गई। अब आपसे टाइम निकालना है, तो क्या करोगे? डिस्टेंस के अंदर आप क्या कर दोगे? स्पीड का भाग दे दोगे। जब आपको स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस के अंदर टाइम का भाग देना है। जब आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस के अंदर आपको स्पीड का भाग देना है। तो आपको ये तीनों चीजें पता चल गई और ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी से इस चैप्टर के सवाल होते हैं। ठीक है। चलो अगला एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं अपन। अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे अपने पास दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करते हैं, जब भी दो ट्रेनें समान दिशा के अंदर ट्रेवल करती है, दौड़ती है, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों की स्पीड को आपस में घटा देंगे। ठीक है। अगर अपने पास जो S1 है वो ज्यादा है S2 से, तो रिलेटिव स्पीड आएगी S2 माइनस S1 माइनस
S2 क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 आ जाएगी। ये कब आएगी, जब दोनों ट्रेनें क्या करेगी, समान दिशा के अंदर दौड़ेगी। चलो, तो समान दिशा के, तो दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में भी दौड़ सकती है। तो जब दो ट्रेनें, ट्रेन ए और ट्रेन बी जब विपरीत दिशा में दौड़े, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब विपरीत दिशा के अंदर दो ट्रेनें दौड़े तो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी अपने पास S1 प्लस S2। मतलब क्या है, दोनों ट्रेनों का जोड़ अपने पास क्या जाएगा, उसके रिलेटिव स्पीड आएगी। जब विपरीत दिशा के अंदर जोड़े तो उनकी स्पीड जोड़ दी जाती है, और जब समान दिशा के अंदर दौड़े तो उसकी स्पीड आपस में घटा दी जाती है। ठीक है, दो चीजें आपकी समझ में आ गई है। तीसरी चीज, जैसे मान लो S1 है, इसकी जो लंबाई है L1 है, और जो B है ट्रेन B, इसकी लंबाई कितनी हुई, L2 हो गई है। तो जब भी दो ट्रेनें चाहे समान दिशा के अंदर दौड़े या विपरीत दिशा के अंदर दौड़े, तो जो क्रॉस करने के अंदर जो डिस्टेंस तय करेगी वो क्या करेगी, दोनों की लेंथ के इक्वल करेगी। तो क्या करेगी, L1 प्लस L2 दोनों के लेंथ के इक्वल डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, ये केस किसी जो पुलिया आती है उसके अंदर होगा, और यही केस होगा प्लेटफॉर्म के लिए भी। लेकिन जब कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे या फिर किसी पोल को क्रॉस करे, तो उसके अंदर पोल और व्यक्ति की जो लेंथ है उसको क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो क्या करेगी, खुद की लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको पता है, और इससे पहले जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो भी आपको याद है। तो अब क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 25 किलो और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी पूरी तरीके से कितने समय में पार करेगी, आपको बताना है। पहले क्या करना है, उस रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, चलो, हमें यहां दे रखा है 325 मीटर, और जो टाइम दे रखा है वो दोनों का है टाइम। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई अपने पास, 325 बटे 45। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 165 बटे 9। ये रिलेटिव स्पीड अपने पास आ गई। तो रिलेटिव स्पीड कैसे आई, रिलेटिव स्पीड किसके इक्वल थी, जो ट्रेन है उसकी स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड अपने पास आ गई है बटे 9 इक्वल ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो गया, जब भी किसी नंबर को जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 से मल्टीपल कर देना। तो कितना हो गए, 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 25/18। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है, कितनी हो जाएगी, 165/9 प्लस 25/18 इक्वल हो गया है 18 अपन कॉमन ले ले और एलसीएम ले लेंगे। कितना हो गया, 165 नहीं है, 65 आएगा। क्या आएगा, 65। पैंसठ और ये 65। ठीक है, तो कितना हो गया, 123
प्लस 25, टोटल कितने हो गए 155/18। ये क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई अपने पास ट्रेन की स्पीड आ गई है 155/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, कोई काम है नहीं। ट्रेन की स्पीड याद रखनी है, जो ट्रेन है उसकी स्पीड अपने पास 155/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी ट्रेन है उसकी क्या दे रखी है 20 किलोमीटर पर हावर। तो 20 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको मल्टीपल करेंगे 5/18 से, तो क्या निकल के आएगा अपने पास, इसकी स्पीड निकल के आएगी, कितनी हो गई 2। ये हो गई अपने पास 100/18 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 155/18 प्लस 100/18, कितनी हो गई टोटल अपने पास आ गई 18/255। अब इसको काट सकते हैं 3 से, कितनी बार गया 8, 5/6। ये अपने पास क्या आया, रिलेटिव स्पीड निकल के आई है 85/6 मीटर पर सेकेंड निकल कर आई है। तो हमें क्या निकालना है, कितना समय लगेगा। तो समय के लिए क्या करते हैं, समय कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों की लेंथ के इक्वल। तो दोनों की लेंथ है 325 और 440। तो 325 को 440 में ऐड करेंगे, कितने हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा ये 775, 765 बटे टाइम कितना अपने पास, वो क्या नाम से, स्पीड कितनी है, स्पीड है 85/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा। अब कैंसिल करते हैं 85 को 17 से 5 बार, ये कितनी बार गया 17 चौको 68, 4 बचे कितने 17 5 85, 5 बार, 5 से कैंसिल किया 9, तो 9 को मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया 54 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है 54 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। 3 पाइप है ए बी सी, एक खाली टैंक को क्रमशः से 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो यहां पे ए है 40 मिनट में बढ़ता है, जो बी है वो 20 मिनट में बढ़ता है, जो सी है वो 30 मिनट लेता है। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं अपन, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया 40 20 30 का एलसीएम मानो 120। तो ए 40 मिनट में बढ़ता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 3, बी 6 और सी 4 भर देगा। अब ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी को रेशो आ गया है, ए रेशो बी रेशो सी, कितना गया 3/6/4 आ गया। ठीक है, और ये कौन कौन सा द्रव निकालते हैं, ए निकालता है पी, ये क्यू और ये आर। जो एफिशिएंसी का रेशो है वो ही द्रव पी क्यू आर का भी रेशो है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना है। तो 9 मिनट, तो 9 मिनट सबके लिए कॉमन है, तो 9 मिनट को आप कैंसिल कर दोगे। वो कैसे कैंसिल करोगे अभी मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्यू का अनुपात कितना है, तो टोटल कितना अपने पास 6 4 10, 6 4 10 और 3 13, अपने पास टोटल हो गया 13। और पूछा क्या है, क्यू का अनुपात पूछा है, तो क्यू का कितना है, क्यू का पूछा अपने पास 6, क्यू का अनुपात 6 है, तो आंसर आ गया 6/13 क्यू का अनुपात है। अब 9 को कैसे कैंसिल किया था वो मैं आपको बता देता हूं।
चलो 9 को मैं यहाँ भी मल्टीपल कर देता हूँ, 9 मैं यहाँ भी मल्टीपल कर देता 9, और मैं यहाँ भी मल्टीपल कर देता। रेशो के अंदर क्या होता है, रेशो क्या लेते हैं, जो प्राइम नंबर हो एक दूसरे से सहभाज्य नहीं हो, जो एक दूसरे से कटते नहीं हो, एक कोई नंबर से नहीं कटते हो, प्राइम नंबर हो, तो क्या करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या रेशो आ गया, 3:6:4 हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 582 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2/5 के बराबर है, 2/5 के बराबर है। यहां पे मान लो ये संपूर्ण है और ये वक्र है। अगर संपूर्ण 5 है तो वक्र 2 है। यहाँ पे आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है, 542 है। कितना है, 542। तो 5 की वैल्यू अपने पास है, कितनी है, 5 का भाग देंगे एक बार, 0.8 है। तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे 108.4, तो कितना आ जाएगा, 216.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 216.8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये बोर्ड मास का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो बोर्ड मास के सवाल में क्या करना है, बोर्ड मास का आपको रूल पता होना चाहिए, BODMAS, बोर्ड मास। बी का मतलब क्या है, पहले बर्किट को सोल्व करना है, जो ये आता है बड़ा छोटा कौन सा बर्किट है उसको सोल्व करना है। ओ का मतलब है, ओप को सोल्व करना है, मतलब हिंदी में का को सोल्व करना है। डी का मतलब डिवाइड करना है। एम का मतलब मल्टीपल करना है। ए का मतलब क्या हो गया, ऐड करना है। और एस का मतलब सबट्रैक्ट, माइनस करना है। तो पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में ओप को, उसके बाद में डिवाइड को, उसके बाद में मल्टीपल को, उसके बाद में ऐड को, उसके बाद में सबट्रैक्ट को, सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट को सोल्व करना है। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो एक इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते हैं, कितना हो गया, 5/2 माइनस 1/12, कितना है, 12 बटे कितना हो जाएगा, 6×30 माइनस 1, 29/12। इसको सोल्व कर दिया तो ये अपने पास आ गया 29/12। चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है 5/4 माइनस 1/2 इंटू 29/12, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, कितने आ गए, 24। तो 24 अपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 6
30-29 इक्वल क्या हो गया, 1/24 हो गया। अब 1/24 कहाँ तक आ गया अपने पास, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसको सोल्व करते हैं। 13/4 भाग है, तो क्या हो जाएगा, जो 24 है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, इसको एक कैंसिल कर दिया, कितनी बार, 6 बार। तो कितना गया, 13×6 = 78 आ गया, 78 आ गया। भाग कितना है, 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 78 × 3 आ जाएगा। कितना हो गया, 8×3 = 24 का 4, 7×3 = 23, 234 आ गया। कितना आंसर आया आपका, 234 है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है। तो इसके लिए आपको बोर्ड मास आना बहुत जरूरी है। अगर बोर्ड मास आते हैं तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, किसका है, सीआई का है, चक्रवर्ती ब्याज का। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 68,000 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज गोल्डन रेशो आपको पता होना चाहिए। चलो मैं आपको गोल्डन रेशो कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये है 2 वर्षों के लिए, तो ये 2 वर्षों के लिए क्या हो जाएगा, 2 वर्षों के लिए गोल्डन रेशो होगा 2:1। कितना हो गया, 2:1। अब हमें 3 के लिए निकालना आपको, यानी कि 2 वर्षों का गोल्डन रेशो याद होना चाहिए, वो कितना होता है, 2:1 होता है। आगे तो आप खुद ही निकालोगे। 3 के लिए क्या करेंगे, तो 3 के लिए निकालेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, 3 साल है तो 3 साल का 3 हमने यहाँ ऐसे कैसे लिखते हैं, रेशो। अब यहाँ पे 2 और 1 को ऐड करना है, कितना गया, 3, फिर 1 को ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है, ये 3 साल का गोल्डन रेशो है। अब 4 साल के लिए, 4 साल के लिए क्या करेंगे, 4 को पहले ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 3 और 3 को ऐड कर दे, कितना हुआ, 6। ठीक है, 3 और 1 को ऐड कर दे, कितना हो गया, 4। ठीक है, 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, 5 साल के लिए, 5 साल है तो 5 को यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, 6 और 4 और 6 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 10। ठीक है, 6 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 10। ठीक है, 4 और 1 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 5। ठीक है, 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, ये 5 साल का गोल्डन रेशो निकल। आपको 6 साल का ऐसे आगे कर, 7 साल का, कितने भी साल का आप गोल्डन रेशो निकाल सकते हो। अगर आपको 2 साल का गोल्डन रेशो पता है तो आप कितने भी साल का गोल्डन रेशो निकाल सकते हो। अब हम सीखते हैं कि गोल्डन रेशो से जो सीआई है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो 2 साल का जो गोल्डन रेशो हमें पता है कितना होता है, 2:1 होता है। तो हम क्या करते हैं, जो 15 और जो 6800 है उसका 15% निकालेंगे। तो 6800 का 15% क्या करेंगे, 6800 का 1% इंटू 15, कितना आ गया है, 15×8 120 का 0, 12, 15×6 90, 90 और 12 कितने होते हैं, 102। तो 1020 आ गया है। तो 1020 को क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1020। अब 1020 का कितना निकालेंगे, 15% निकालेंगे। तो 1020 का 10.21% होता है, उसको 15 से मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल करेंगे क्या होगा, 15 दूना 30 का 0, 3 ऐसे कैसे और 15 का 15, कितना होगा 153। तो यहाँ 153 ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो गया अपने पास, 2 से मल्टीपल करेंगे 2 0 4 2040 प्लस 153, कितना आ गया अपने पास, जो चक्रवृद्धि ब्याज है हो जाएगा 3 9 1 21।
2193 आ गया। कितना आ गया है? 2193 आ गया है। तो जब 6800 के अंदर अपन 2193 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मिश्र धन है वो कितना जाएगा? 3 9 9 8 8993। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर। अब आपके सवाल में, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आपने 6800 का 1% क्यों लिया? क्यों लिया? मैंने अभी एक सवाल में बताया था कुछ देर पहले कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो 6800 को हमने क्या मान लिया? 100% मान लिया इसको 6800। तो 1% कैसे निकालेंगे? 100 का भाग देके 100 का भाग दिया, 1% निकल के आया 68। अब 1% को अपन 15% बनाना आसानी होता है। 100% को 15% बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1% को 15% बनाना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए मैंने इसका 1% लिया। ठीक है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इस क्लास के अंदर मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊं और एग्जाम में सवाल को कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है तथा सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। यहां आपको दे रखा है ए रेशो बी रेशो सी, ये आपको निकालना है। तो ए रेशो बी दे रखा आपको 9:20 और सी रेशो बी दे रखा आपको 5:11। तो ये 5 है और ये 11 है। अब इसका रेशो निकालते हैं। तो आपने अगर रेशो चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे सीखा होगा, या फिर वहां नहीं सीखा तो मैं आपको बता देता हूँ। ए बी और सी का रेशो कैसे निकालेंगे? जो ये 9 है, 9 को 11 से मल्टीपल करेंगे, कितना गया? 99। रेशो 11 को किससे मल्टीपल करेंगे? इससे मल्टीपल करेंगे। 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना गया? 220। रेशो 5 को मल्टीपल करेंगे 20 से, ठीक है, कितना गया? 100 आ गया है। इस तरीके से इस रेशो को निकाला जाता है। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर कितना है? ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर अपने पास है 1, और 1 की वैल्यू आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुल धातु की छड़ की लंबाई पूछी, जो धातु की छड़ है उसकी कुल लंबाई पूछी है। तो कितना कुल कितना हो गया? 199। इसको अपन 200 मान लेते, कितना हो गया? 420। 420 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 419। 419 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से मल्टीपल कर दो, कितनी हो जाएगी? 4190। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलो एक और सीख लेते हैं। जैसे मान लो ए बी और सी है, उसका रेशो आपको क्या दे रखा है? 5:6, और यहां दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो इसका रेशो निकालेंगे तीनों का, तो कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीपल करने पड़ेंगे इसको। जहां पे ये खाली है तो वहां पे क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? यहाँ पे 10 और यहाँ पे 18। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें खाली नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ेगा। कितना गया? 12। ये रेशो है, लेकिन रेशो क्या होता है? प्राइम नंबर का होता है, जो एक दूसरे प्राइम हो। तो क्या हो जाएगा? इसको कैंसिल करेंगे, 5:6:9 निकल के आएगा। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि दो संख्याओं का महत्तम तब समाप्त होता है। मतलब एचसीएफ 18 हो, एलसीएम 1512 है,
यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब LCM इंटू HCF होता है दोनों संख्याओं का मल्टीपल के बराबर। तो यहां हमें दे रखा है LCM कितना दे रखा है 1512 और HCF कितना दे रखा है 18। ठीक है, फर्स्ट संख्या अपन को दे रखी है 126 और सेकंड संख्या में निकालनी है। अब 18 से कैंसिल करते हैं इसको, कितनी बार गया 7 बार। 7 को कैंसिल 7 से कैंसिल करेंगे कितनी बार गया 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छकी 20, कितना गया 256। जो सेकंड नंबर है अपने पास कितना आया है 216 आया है। तो हमें क्या निकालना है, धनात्मक अंतर निकालना है। तो 216 माइनस 126 कितना गया, धनात्मक अंतर आ गया 90। कितना आया धनात्मक अंतर 90 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है, क्या सभी को मजा आ रहा है क्वेश्चनों को सोल्व करने में? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि कितना अच्छा लगा और क्या चीज अच्छा लगी, कौन सा सवाल का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छा लगा, वो चीज आपको बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले ध्रुव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले ध्रुव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले ध्रुव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर जो सफेद ध्रुव है शेष है वो बचा हुआ। तो बर्तन की कुल धारिता आपको बतानी है, मतलब कुल जो वॉल्यूम है वो आपको बताना है बर्तन का कितना है। चलो माना कोई बर्तन है उसका वॉल्यूम V है, तो उसका जो 2/5 भाग नीले ध्रुव से भरा है तो शेष कितना बचा, 2/5 भरा है तो शेष बचा है 3/5। कितना बचा है 3/5। अब 3/5 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 2/5 है तो इस 2 को 5 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 आ गया और 5 ऐसे कैसे नीचे। ठीक है, आगे आपको दे रखा है कि शेष बर्तन का 1/3 भाग काले ध्रुव से भरा है, मतलब 1/3 भाग काले ध्रुव से भरा है तो शेष कितना बचा 2/3। ठीक है, यह दे रखा है कि शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले ध्रुव से भरा है तो शेष कितना बचा, शेष बचा अपने पास 1/6 और शेष अब बचा कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 4.2 बचा है। ठीक है, इस 0 पॉइंट को उठाते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, या 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, कितना बचा 3, इस 5 से ये कैंसिल 2 बार, इससे ये कैंसिल 21 बार। 21 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना है 63 लीटर। तो इसकी जो कुल धारिता थी इस बर्तन की वो थी 63 लीटर थी। कितनी थी 63 लीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? अगला सवाल आपके सामने है। आपको 2 फ्रैक्शन दे रखी है और उसमें पूछा है कि ये पहली फ्रैक्शन है जो दूसरी फ्रैक्शन का कितना प्रतिशत है। तो जब भी आपको ये चीज फ्रैक्शन के अंदर दी जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आसानी से कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, इसको ले लेना रेशो के अंदर 1/20 रेशो 10/40। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, रेशो के अंदर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गए 2 बार, ये कैंसिल हो गए 5 बार। तो इनका रेशो रियल में कितना है 1/5 है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1 है जो 5 का कितना प्रतिशत है। आपको क्या बताना है 1 5 का कितना प्रतिशत है। तो आपको बतानी है 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
20%। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि 20% कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 20% कैसे आया। 100% को मल्टीपल करके 5 से कैंसिल किया, ये 20 आ गया। तो 20 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 20%। तो आपको कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस है उनकी जो वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके अपन सारी फ्रैक्शन की वैल्यू याद कर लेंगे। तो पहले अपन निकालते हैं 1/2 इक्वल कितना होता है 50%। 1/3 इक्वल होता है अपने पास 33 से ही 1/3%। 1/4 इक्वल होता है 25%। 1/5 इक्वल होता है 20%, जो अभी हमारे काम आया। यहां तक सभी को पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पता होना ही चाहिए, नहीं है तो आप याद कर लो, ये बहुत इजी होती है। वो 1/6 आपको कभी भी किसी भी फ्रैक्शंस की आपको वैल्यू पता नहीं हो तो आप खुद से भी निकाल सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो 1/6 है, उसकी आपको फ्रैक्शन की वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/6 को अपन मल्टीपल कर देंगे 100 से। किससे मल्टीपल कर दिए 100 से, तो क्या हो गया ये अपने पास आ गया 100/6। तो अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 का भाग दो इसके अंदर, 6 का भाग दोगे कितनी बार गया, एक बार बचा 40, कितना बचा 36 बार, कितना बचा अपने पास 4/6, कहीं चल गया 3 और 2/3, तो 2/3 आ गया। 16 से ही 2/3 कितना आ गया, 16 से ही 2/3% आ गया। तो 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 16 से ही 2% होती है, 16 से ही 2/3%। तो किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो उसको क्या करना, आपको 100 से मल्टीपल कर देना। क्लियर हो, अपन ने 1/6 तक सीख लिया, अगले के वीडियो में इससे आगे की सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको फिर से सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है, तो सिंप्लीफिकेशन में अब इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन में आपको ये चीजें दे रखी है, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, पहले पॉइंटों को उठाने का काम करते हैं। जब हमने यहाँ से पॉइंट उठा रहे हैं, ये 2 पॉइंट उठाए, ये 2 पॉइंट उठाए, तो इधर से भी 2 पॉइंट उठा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज है, ये 220 प्लस 33 इंटू 3/4 माइनस 1/20 इंटू 55 इक्वल 99। यहाँ हमने क्या किया है, 2 पॉइंट उठाए। अब इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये 11 से 9 बार, ये 5 बार, एक 3 बार और ये 20 बार। ठीक है, तो यहाँ अपने पास आ गया 20 प्लस 9/4 माइनस 1/4 इक्वल कितना हो गया, इक्वल हो गया अपने पास 9। ये क्या आ गया 1/4, तो 9/4 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा 8/4, और ये करेगा 2 माइनस के 2, इधर आ गए तो क्या हो जाएगा प्लस के 2। त्रिभुज बचा अपने पास माइनस में प्लस के, एक मिनट, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 है तो ये इधर जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 7 आ रहा है। तो त्रिभुज की वैल्यू आ गई 7/20, कितनी आ जाएगी 0.35, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, क्या ये सवाल आप सभी लोगों के समझ में आया है? समझ में आ गया तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, इसमें आपको 12 संख्या की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार दे रखे हैं। ये अंक है,
उनमें क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो अब आपको बहुलक निकालना है, तो जो 21 नंबर दे रखे हैं उनमें सब अंकों को चेक नहीं करना कि कौन सा ज्यादा बार है, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो वो चेक नहीं करना, आपको ऑप्शन की तरफ देखना है। चार ऑप्शन है तो चार संख्या ही चेक करनी है, आपको चार से ज्यादा नहीं करनी। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है कि सब नंबरों को चेक नहीं करना, जो ऑप्शन में दे रखी हैं उस चार नंबर को ही चेक करेंगे। जैसे ए है, ए में दे रखा आपको 87, तो आप नजर घुमाइए, क्या 87 आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ए आपका क्या है, बहुलक नहीं है। ठीक है, यहाँ 83 देखिए, 83 आपको दिख रहा है, आप 83 देखेंगे, एक बार दिख गया, एक बार है 83, कितनी बार है, एक बार है। 84 देखिए, क्या 84 आपको दिख रहा है, दिख रहा है, एक बार है, 84 एक बार है। ठीक है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक एक बार आ गए तो दो तो बहुलक है ही। तो बचा क्या अपने पास, डी बचा है, तो 85 क्या है, इसका बहुलक है, तो 85 को भी चेक कर लो आप। 85 अपने पास एक बार है, दो बार है, तीन बार है, और ये चार बार है, तो 85 क्या है अपने पास, चार बार है, तो बहुलक क्या हो गया अपना, 85 आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर, क्लियर है। तो आपको एग्जाम में इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, चार संख्या ही देखनी है जो ऑप्शन के अंदर दे रखी है, जो ऑप्शन से बाहर संख्या है उसको आपको देखना ही नहीं है, वो बहुलक हो ही नहीं सकती, होगी तो आप कैसे आंसर करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है टाइम एंड वर्क का, कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले उसी कार्य का दो गुना कितने में करेगा। अगर यहां दे रखा है 6 दिन और यहाँ 12 दिन दे रखा है बी, तो आपको यानी कि यहाँ 6 दिन दे रखा है बी, 12 दिन दे रखा है, तो ए का भी 12 आएगा, क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है, और दो गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 24, तो आपका आंसर 24 आ जाना चाहिए। अब वो 24 कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां अपने पास दे रखा है ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यहां हम टोटल कार्य मान लेते हैं 12, तो ए और बी 6 दिनों में काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, दो करेंगे, और 12 दिन में करता है बी, तो ये एक दिन में एक काम करेगा। अगर बी एक काम करता है तो ए भी एक काम करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 12 का दुगना, यानी कि जो काम दे रखा है उसका दुगना एक कितने दिन में करेगा, तो ये कर देगा 24 दिन। कितने दिन में करेगा, 24 दिन। अब आप पूछोगे पहले आपने आंसर कैसे दिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर दो बंदे हैं, दो बंदे यानी कि कोई भी काम है, जैसे ए प्लस बी है, किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और आपको बता दे कि जो ए है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। ये 4 दिन में कर रहे हैं, ये 8 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 8 दिन में कर रहा है। तो आप सपोज मानो बी भी 8 दिन में करता है, बी भी कितने दिन में करता है, 8 दिन में, तो ए 8 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना का है, 8, एक और एक, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 8/4, और दो कितने दिन में करेंगे, 4 दिन। कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। तो जब आपको दो जो आदमी है वो मिलकर अगर किसी दिनों की संख्या में काम को करते हैं, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, जैसे मान लो 4 में करते हैं, और उनमें से एक बंदा उससे दुगने दिनों में काम को करता है, तो दूसरा बंदा भी ही दुगने दिनों में ही करेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि P इक्वल 6 है, Q इक्वल -3 है, तो PQ -3P² प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q² प्लस Q³ का मान बताना है। ठीक है, तो PQ 6 का क्यूब कितना होता है, 216, माइनस
पी स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर हो गया अपने पास 36, 6 का स्क्वायर 36, और इससे मल्टीपल करेंगे 3 से तो कितना होगा 108, प्लस 3p 18, प्लस 3q, तो 3q हो गए माइनस के 9, प्लस 3q² तो 9 3 27, प्लस कितने हो गए q माइनस 81। ठीक है, ये करेंगे तो कितने हो गए 108 प्लस 18 माइनस 9, एक मिनट, प्लस 27 माइनस 81, 9 से 9 बचे कितने 9, 27 गए तो माइनस कितने बचे 54, ये प्लस के तो ये कितने बचे, एक मिनट 216 माइनस 108 है, ये 216 है माइनस 108 है, प्लस 18 36 18, प्लस माइनस से वो माइनस का 9 है, प्लस 27 है, तीन 3 9 27, और ये 27 आएगा, 3 है, 3 का क्यूब होता 27। यहाँ पे कितना है प्लस माइनस के 27, 27 से 27 कैंसिल, कितने बचे 108 प्लस 9, 27 27 कैंसिल 9, कुल कितने हुए 117 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज़ आप सभी लोगों के समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan थीटा इक्वल कितना है 12/5 है तो sec थीटा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले आप कुछ इसके रेशो देख लीजिए। अगर आपके पास है साइन थीटा, थीटा मैं नहीं लगाऊं, तो आपके पास साइन थीटा है तो आप क्या करोगे, साइन थीटा है तो आपको ये जो रेशो है, ये रेशो कैसे निकालना है साइन थीटा का, तो ऊपर आपको निकला है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अगर टेन थीटा है तो कैसे निकालना है, आपको निकालना परपेंडिकुलर बटे बेस। सेक थीटा है तो कैसे निकालना है, तो सेक थीटा है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, क्या रेशो रहता है सेक थीटा का, सेक थीटा का रेशो रहता है हाइपोटेनस बटे बेस। क्या है, हाइपोटेनस बटे बेस होता है। अगर ये चीज तीनों आपको पता है, अगर तीनों रेशो आपको पता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो आपको पता है तीनों, तो आप तीन और निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कोस, कोस आ गया, टेन का उल्टा कोट, सेक का उल्टा कोसेक है। तो यहाँ टेन दे रखा आपको 12/5, तो 12 क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो गया 13 हो गया, क्योंकि ये ट्रिपलेट है 5 12 और 13, क्या है 5 12 और 13 है। तो सेक थीटा कितना हो गया, सेक थीटा अपने पास क्या है हाइपोटेनस बटे
बेस तो हाइपोटेन्यूस है 13 बटे बेस कितना है अपने पास 5, तो 13/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको जो ये रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये तीनों याद करने हैं। 3 याद हो गए तो 3 और याद हो जाएंगे, वो जस्ट इनके उल्टे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वस्तु 8900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, क्या 40% अधिक अंकित किया गया और फिर इसे क्या किया गया है, 5% की छूट पर बेचा गया। अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको दे रखा है कि इतना ज्यादा, इतना परसेंटेज अधिक अंकित किया गया है और इतना डिस्काउंट दिया गया है और आपको प्रॉफिट बताना है, तो उसके लिए क्या करना है। जैसे मान लो अपने पास है ए प्लस बी, ए क्या है, ज्यादा अंकित किया है ए परसेंटेज, और बी परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया है। एक मिनट, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, तो ये ए बी बी क्या है अपने पास, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, माइनस में है। तो इसको क्या करेंगे, पहले क्या हुआ 40%, ये बढ़ा रहे हैं तो प्लस में है, माइनस डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का, तो माइनस का आ गया, तो ए प्लस का है बी माइनस का है, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का आएगा। तो ए बी कितना हो गया, 40 × 5/100 2, तो 40 माइनस 7 इक्वल कितना हो गया, 33% आ गया। कितना आ गया है, 33% आ गया है। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो और एग्जाम में आपको इस सवाल को इसी तरीके से करना है। मैं आपको इस सवाल को बेसिक से भी करना सिखाता हूँ। बेसिक से आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो, चलो। तो यहां देखिए, आप कोई संख्या अपने पास, जो कोई भी वस्तु है उसका जो सीपी है कितना मान लेते हैं अपन, 100 मान लेते हैं। कोई भी वस्तु है उसका सीपी 100 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 40% की बढ़ोतरी करके अपन एमपी बना रहे हैं। तो 100 का 40% कितना होता है, 40, तो एमपी कितना हो गया, 140। उस वस्तु में हमने क्या कर लिया, 40% अधिक अंकित कर दिया, तो 140 हो गया है। वो क्या कर रहे हैं अपन, बेच रहे हैं उसे। बेचने में क्या आ गया, एसपी। कितने पे बेच रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 140, उसका 5% कितना होगा, 5% का मतलब होता है 1/20, 20 से मल्टीपल करो कितना होगा, 7। तो 7 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना हो गया, 133 हो गया है। पेन चेंज कर लेते हैं। कोई चीज अपने पास क्या थी, 100 की थी, बेची कितने में, 133 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 33% का प्रॉफिट हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आप लोगों को लग रहा होगा 33% कैसे है, तो 100 के ऊपर 33 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 से मल्टीपल कर दो, प्रतिशत से आ गया 33%। क्लियर है? तो आपको एग्जाम के अंदर इस सवाल को पहले वाले तरीके से ही करोगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको पहले तरीके से ही करना है, क्योंकि यहाँ पर तो जो परसेंटेज वैल्यू थी वो इजी थी, लेकिन कभी कभी जो प्रॉफिट और डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो डिफिकल्ट आ जाती है, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपके सामने है कि स्मृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? जैसे मान लो जो स्मृति है उसका घर ये है और यहाँ पे क्या है, एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इसकी डिस्टेंस डी है। तो 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है, स्पीड बहुत कम रहती है पर आवर, और ये जब वापस आती है शॉपिंग मॉल से घर तो ये आती है 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। पता नहीं घर पे इसको कुछ काम आ गया तो ये बहुत जल्दी आती है इमरजेंसी के अंदर। तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जब भी S1 स्पीड से जाए और S2 स्पीड से आए तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकाली जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये S1 है और ये S2 है, तो जो एवरेज स्पीड है वो इक्वल होती है 2 गुणा S1 S2 बटे S1 प्लस S2। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? 2 गुणा S1 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, ठीक है। तो यहाँ में दे रखा है 2 गुणा S1 दे रखी है 21 और S2 दे रखा है 69 बटे 21 प्लस 69, कितना हो गया? 2 गुणा 21 गुणा 69 बटे 70, 90। 9 को कैंसिल करेंगे किससे? ये 7 बार और ये 23 बार, कितना हो गया? ये 7 बार और ये 23 बार, तो कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 23 को 7 से मल्टीपल करो, 23 पंजे 115, 23 है 138 और 23 7 151। चलो 1 मिनट रुको। 23 गुणा 14 इक्वल कितना हुआ? यहाँ पे 23 है, ये 2 और 14 दूना 28, 28 से 2 32, कितना हो गया? 32 बटे 10 पॉइंट लगाया, कितना हो गया? 32.2, कितना हो गया? 32.2। तो उसकी जो औसत एवरेज है, एवरेज स्पीड क्या आ गई? औसत चाल है वो आ गई 32.2 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जब भी आपको क्या एवरेज स्पीड पूछी जाए तो उसका जो फॉर्मूला वो है 2 गुणा S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, उसमें दे रखा कि समान MRP वाली एक जैसी वस्तु पर 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम है, उस पर कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है? जैसे मान लो समान वस्तु मैंने 6 खरीदी और इसमें 4 मुफ्त पा ली, तो टोटल मेरे पास वस्तु कितनी हो गई? 10 हो गई। 6 खरीदी 4 मुफ्त पा ली, तो टोटल वस्तु क्या हो गई? 10 खरीदी। तो मुझे दुकानदार को पैसे तो 10 के देने थे, लेकिन वहां पे ऑफर चल रहा था कि आपको 4 फ्री मिल रही है। तो 10 पर कितनी फ्री मिली है मुझे? 4 फ्री मिली है। तो कितने प्रतिशत छूट मिला है? 10 पर 4 मिली है तो 40% का डिस्काउंट मिला है। अभी 40% डायरेक्ट कैसे आया? क्योंकि 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10%, कितनी होती है? तो ये हो गई 4/10। तो ये किससे मल्टीपल हो गया? ये हो गया 4 से मल्टीपल। तो फ्रैक्शन में किस परसेंटेज वैल्यू किससे मल्टीपल हो जाएगी? 4 से हो जाएगी। तो कितनी हो गई? 40। ठीक है, ये ऐसे आती है।
4/10 कितना हो गया? 40%। तो 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तल पंचभुज के शीर्ष ये आपको दे रखे हैं, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसको कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, जो ये दे रखे हैं इनको लिख लेना है। पहले पेन चेंज कर लेता हूँ, छोड़ पेन रहने दो। ये लिख लिया अपन ने 0 और 0, ये क्या आ गया 6 और 0, 8 और 3, 4 और 7, 0 और 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो पहले अपन क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऊपर से। जैसे ये 0 से 0, कैसे? ऐसे एक मल्टीपल करना है। तो ऐसे मल्टीपल किया कितना हो गया? क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे 0 प्लस, फिर 6 को 3 से क्रॉस मल्टीपल कितना हो गया? 18। फिर 8 को 7 से मल्टीपल क्रॉस कितना हो गया? प्लस 56। फिर 4 को 4 से मल्टीपल क्रॉस कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया? जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 16, 56 और 16 कितने हो गए? 72। 72 और 18 90, ये हो गया टोटल 90। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, नीचे से ऐसे क्रॉस मल्टीपल। 0 को 7 से कितना आ गया? 0 प्लस 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे क्रॉस 12, प्लस 8 को 0 से 0, प्लस 6 को 0 से 0 आ गया। ठीक है, तो ये कितने आ गए? टोटल 12 आ गए। अब पेन चेंज कर लेते हैं। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 90 माइनस 12। अब इसमें से जो भी संख्या निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो दोनों का अंतर है वो लेना है जो पॉजिटिव में आए। कभी कभी जो 12 है वो 102 भी हो सकती है, तो भी पॉजिटिव में आना चाहिए। कम है तो पॉजिटिव में आना है। तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 78, तो काट देंगे, कितना आ गया? 39। तो जो ये पंचभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 39 वर्ग इकाई आ गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? ये एक अच्छा सवाल था, काफी लोग इसे नहीं कर पाए थे एग्जाम के अंदर, तो आप सीख लीजिए इसको कैसे करना है। अगर आगे वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये भी एक बहुत शानदार सवाल था। बहुत से लोग इस सवाल में भी उलझे थे। ये प्रॉफिट लॉस का है, प्रॉफिट लॉस का नहीं, एक परसेंटेज प्रॉफिट दोनों मिक्स है इसमें। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये आपको बताना। मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू अपने पास होती है 2/5 होती है। ये मान लो अपने पास ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है। ठीक है, अगर टीवी की कीमत 5 है तो वॉशिंग मशीन की क्या है? इससे 2 कम है, क्योंकि यहाँ दे रखा है 40% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 कम हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वॉशिंग मशीन है उसकी कीमत 52% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 52% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जो टीवी है उसकी कीमत 76% कम हो जाती है। क्या हो जाती है? 76% घट जाती है। ठीक है, आगे आपको सवाल में दे रखा है, तो सवाल को करने से पहले आप यहां देखिए, यह 52 और यह 76 है, दोनों किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? 4 का।
तो क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सवाल में भी दे रखा है, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। सवाल में दे रखा है कि 5 वॉशिंग मशीन है। कितनी है? 5 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी है, तो इसकी कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा? तो 5 से ये 5 कैंसिल, तो इनका रेशो आ गया 3:2 आ गया है। तो कितना बढ़ा है? टोटल टोटल परसेंटेज बढ़ा है, 3 पर बढ़ा है 52%। मतलब 1 पर 52 बढ़ा है तो 3 पर कितना हो गया? 156% प्लस का। और 1 पर 76% कम हो रहा था, तो 2 पे कितना हो गया? 152। ए माइनस टोटल कितना बढ़ा है? टोटल बढ़ा अपने पास 4%। और कितने पर बढ़ा है? 2 और 3, 5 में बढ़ा है। कितना प्रतिशत हो गया? 4 के अंदर अपन भाग देंगे, कितना जाएगा? 0.8%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों? क्या ये सवाल आपके समझ में आया है? अगर आपको इस सवाल का या और भी सवालों का सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अगर क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आयत है कोई ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। यदि पी ए 98 सेंटीमीटर और पी बी 91 सेंटीमीटर, पी सी 21 सेंटीमीटर है, तो पी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। आयत है, चलो मानो ये आयत अपने पास, ये आयत है, ए ये बी और ये सी और ये डी है। मानो यहां पे कोई बिंदु है पी, ये बिंदु मान लेते हैं पी। ये बिंदु पी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि कोई आयत हो, उसके अंदर कोई पी हो, कोई बिंदु पी हो या क्यू हो, कुछ भी कोई बिंदु हो, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है पी ए स्क्वायर प्लस, क्या है? पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल होता है पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल होता है पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। पी ए कितना दे रखा है अपन को? पी ए अपन को यहां दे रखा है 98 का स्क्वायर प्लस पी सी 21 का स्क्वायर इक्वल आपको दे रखा है पी बी 91 का स्क्वायर प्लस पूछा क्या से आपसे, क्या पूछा है? पी डी का स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं? 98 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर इधर ले आते हैं। 91 का स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर बरोबर पी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया अपने पास? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है? 98 और 91 कितने हो गए? 9 9 18 189 इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना हो गया? ए माइनस बी, तो ए माइनस बी है अपने पास 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441 बरोबर पी डी स्क्वायर। ठीक है, तो 7 को मल्टीपल करो, 7 9 63 का 3, 7 8 56 और 6 कितने हो गए? 62, 62 का 2 6, 7 एकम 7 6 13 प्लस 441 बरोबर पी डी स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे कितने हो गए? 4 6 7 1764 इक्वल पी डी स्क्वायर। अब स्क्वायर को उठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो 1764 का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कितना होता है? तो यह देखिए आप, जो 64 है, जो 4 है यहाँ पे 4 या तो
यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या यूनिट डिजिट होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब जाके किसी का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो जो यहाँ पे 6 वाला है और 1 वाला है ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो 38 है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? सभी लोगों को पता है कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है। तो जब 38 40 से कम है तो 1600 से ज़्यादा 1764 कैसे हो जाएगा? तो बच्चा अपने पास ऑप्शन है सी। तो सी है 42 है, 42 का क्यूब रूट ओ स्क्वायर होता है 1664, तो मतलब 1664 का क्यूब रूट होएगा, स्क्वायर रूट होएगा 42। तो जो पी डी है, पी डी की जो वैल्यू कितनी आ गई है, 42 आ गई। क्लियर है? तो जब भी आपको कोई आयत दे और उसके अंदर बोले कि पी बिंदु है कोई, तो आपको जो ये वाला रिलेशन है ये याद आ जाना चाहिए, इसको आपको याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। एक बार पेन चेंज कर लें। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5 गुना, 8/5 गुना है। चलो, ये है प्रेजेंट वाली और ये है मैरिज के टाइम। तो मैरिज के टाइम कितनी थी, 5 थी मान लो, तो प्रेजेंट में कितनी है, 8 है। सोनिया की शादी कितने दिनों पहले हुई थी, 15 वर्ष पहले हुई थी। तो कितना डिफरेंस दिए, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 15, और यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे कितने वर्ष छोटी थी, 8 वर्ष छोटी थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो पहले तो ये देखो कि सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है। 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। सोनिया की उम्र 40 है वर्तमान में, तो उससे उसकी छोटी बहन की कितने वर्ष छोटी है, 8 वर्ष छोटी, -8 कितनी हो गई, 32। तो कितनी जो उसकी छोटी बहन है उसकी उम्र कितनी है, 32 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो 120 आम, उसका जो एसपी है वो इक्वल है 150 आमों के सीपी के। तो इनको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल किए 4 बार, ये 5 बार, तो सीपी रेसो एसपी कितना आ गया, 4/5 आ गया। सीपी रेसो एसपी कितना गया, 4/5 आ गया। तो सीपी कितना है, 4 है, तो एसपी कितना है, 1 है। कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो कितना हो गया, 25%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल 24 में आपको दे रखा है कि एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है ये आपको बताना है। चलो ठीक है, जो 26 छात्र हैं और यहाँ पे एक शिक्षक है, तो 26 की जो औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष है। टोटल औसत आयु कितनी हो गई, इसको शिक्षक को जोड़ के 27 हो गई। तो जो छात्र है उनकी औसत आयु कितनी कम है, उनकी आयु 1 कम है 1 पर, तो 26 पर कितनी कम हो गई, मल्टीपल कर दो, 26 कम है। ठीक है, जो शिक्षक है उस शिक्षक की जो आयु है अपन क्या मान लेते हैं, क्योंकि सबकी औसत आयु 27 है, तो यहाँ पर 27 मान लिए, लेकिन ये रियल नहीं है, ये क्या है, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 26 प्लस में कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया
53। तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई? 53 हो गई है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो एवरेज की जब भी आपको ऐसे सवाल दिखे तो आपको उन्हें इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अनुपात है 3:2, उसके तुल्य कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ऑप्शन ए सही है? नहीं। क्या ऑप्शन बी सही है? नहीं। क्या ऑप्शन सी सही है? नहीं। तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 18 से काटेंगे 3:2 निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 27 नवंबर 2025 को, जो पहली शिफ्ट हुई थी, उसके मैथ के 25 सवाल किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं आपको इन क्लासों के अंदर और क्या ऐड कर सकता हूँ और क्या सिखा सकता हूँ, वो चीज़ आप ऐड कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।